ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं क्लास 11th में आज अपना फर्स्ट चैप्टर सेट का सेकंड पार्ट आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ देखिए सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने अपना एंड किया था, वो बताया था इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि और भी कुछ कैटेगराइज हैं हमारे सेट्स में आपस में। how many types of relation between two sets will be possible here। तो दो सेट सपोज करिए कि हमारे पास दो सेट ए और बी हैं, तो उसके बीच में हमें यूनियन भी निकालना सीखना है और इंटरसेक्शन भी निकालना सीखना है और उसका डिफरेंस निकालना सीखना है और फिर उसी का हम कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे। और हमारे पास यहाँ पे दो अप्रोचेस रहेंगे। पहला अप्रोच तो हम लॉजिकली मेथड से करेंगे और दूसरा अप्रोच हमारा रहेगा वेन डायग्राम मेथड। तो दोनों ही मेथड से हम इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा यूनियन। तो इसमें हम पहला बता रहे हैं आपको यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट तो एक्चुअल में यूनियन है क्या? तो जैसे आपको पहले हम एग्जांपल में बता दें कि जैसे कि हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए है और सेट ए में हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा सेट है हमारा बी और बी सेट में हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है और 5 भी है। तो अब हमें इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन का इंडिकेशन होता है यू से हम इसे इंडिकेट करते हैं। तो ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो ए यूनियन बी में हम कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, तो आप देखिए, बस हम ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स हम एटलीस्ट 1 टाइम लिखेंगे। ये तो हमारा डायरेक्ट अप्रोच हो गया, बट हमें इसे लॉजिकली समझना भी है। इसलिए हम जो आपसे बात कर रहे हैं उस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो वैसे तो हमने आपसे कहा ए और बी के सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एटलीस्ट 1 टाइम, बट हमें इसे समझना कुछ इस तरह से है कि हमने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, ये हमारा पहला अप्रोच है, 3, 4, 5। तो हमने यहाँ किया गया ए और बी के सारे एलिमेंट 1 टाइम लिख दिया यहाँ पे। बट यहाँ पे इसको समझने के लिए कुछ हमें दूसरा अपना बिहेवियर चेंज करते हुए इसे समझना पड़ेगा। दूसरा इंटेंशन हमारा ये होने वाला है कि हमने एक्चुअल में यहाँ पे किया क्या है, कि हमने किया ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, बी के ए के सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, बी के सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं और साथ ही साथ जो एलिमेंट ए और बी में दोनों में ही कॉमन थे वो एलिमेंट भी हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो हमारी डिफिनीशन यूनियन की कुछ इस तरह से बनती है कि सच टाइप ऑफ एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू सेट ए और सेट बी आर बोथ ए एंड बी। मतलब ऐसे एलिमेंट यूनियन में आएंगे, ए यूनियन बी में आएंगे, जो एलिमेंट सेट ए में हो या सेट बी में हो या सेट ए और बी दोनों में हो, तो हम उन्हें उन एलिमेंट्स को ए यूनियन बी में शामिल कर लेंगे। तो बाय डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। तो सपोज कर लिया हमने कि हमारे पास x कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो अगर x बिलोंग कर रहा है, if x belongs to A union B, अगर x है क्या, x एक ऐसा एलिमेंट है जो जनरलाइज कर रहा है कि वो A यूनियन B में बिलोंग कर रहा है। x के प्लेस पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एलिमेंट हो सकता था। x की वैल्यू 1 to 5 कुछ भी हो सकती है। तो हमारे पास x एक इस तरह का एलिमेंट है। तो यहाँ पे x अगर बिलोंग करता है A यूनियन B को, दिस इंप्लाइज वी कैन से
x बिलोंग्स टू सेट ए। अब यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन में हमेशा हम यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी बहुत ही मदद करने वाला है। जो भी लॉजिकल क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड, वहां पे इस चीज की मोस्टली जरूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इस चीज को नोट करना है आपको कि अगर x बिलोंग कर रहा है यूनियन बी को, हम यहां से भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारी x की वैल्यू 4 थी, तो x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, x बिलोंग कर रहा है यूनियन बी को, तो 4 बिलोंग करेगा या फिर a को, और का मतलब या फिर b को। तो ये डिफिनेशन है, किसी भी एलिमेंट को हम रख करके इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 से 5 तक कुछ भी हो सकती है। तो ये पहला अप्रोच है हमारा, इसको हमें ध्यान देना है। अब इसी में दूसरा अप्रोच हम ये कुछ इस तरह से बताएंगे कि अगर x बिलोंग नहीं कर रहा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इम्प्लाइड, अगर x हमारा ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे x does not belongs to set A, x does not belongs to set A। अब और नहीं आएगा यहाँ पे, अब आएगा हमारे पास एंड। इस चीज को आपको ध्यान समझना है। जब यहाँ पे बिलोंग कर रहा था यूनियन बी को, तब और लगा हुआ था। जब डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, तब हमने लिखा x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये दोनों अप्रोच आपको ध्यान रखना है, इनका यूज हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे, जो कि लॉजिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको यूनियन समझ में आया है। अब इसे ही हम अपने वेन डायग्राम से भी समझते हैं। इसमें वेन डायग्राम में हम 3 तरह से इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला केस है व्हेन ए एंड बी बोथ आर ज्वाइंट। ये सेट ए है और ये सेट बी है। और दूसरा केस हमारा ये है, ये हमारा सेट ए है और ये सेट हमारा बी है। यहां पे ये ए ये बी और बोथ आर डिसजॉइंट। और थर्ड केस है हमारा, थर्ड केस कुछ इस तरह से है कि ये सेट बी है, ये बी है और ये सेट ए है। तो यहां पे आप देख रहे हो थर्ड केस में हमने ले लिया है कि ए सेट बी के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि ए सबसेट है बी के। ए सबसेट किसके है? बी के। तो इन तीनों में हमें अभी ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है बाय वेन डायग्राम मेथड। तो बाय वेन डायग्राम मेथड से हम कैसे यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी डिफिनीशन ए यूनियन बी की क्या थी कि ऐसे एलिमेंट, अगर ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में हो या फिर सेट बी में हो, तो उन एलिमेंट्स को हम ए यूनियन बी में रखते हैं। तो अभी आप देख रहे हो ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में हो या फिर सेट बी में हो, तो हम कौन से एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे ए सेट लिया था 1 2 3 और बी सेट लिया था 2 3 4 5, तो आप यहां से समझ सकते हो 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, 5 है। तो फाइनल आंसर हमारा ए यूनियन बी मिलेगा। तो ए यूनियन बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट शामिल हो रहे हैं? ए यूनियन बी में हमारे पास 1 से 5 तक सारे एलिमेंट शामिल हो रहे हैं। तो वो पोजीशन जहां पे वो सारे एलिमेंट्स हमको मिल जाएं, तो उस पोजीशन को सेट करके हम बोलेंगे वो पोजीशन हमारा ए यूनियन बी का पोजीशन है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ए यूनियन बी 1 से लेकर 5 तक मिला था हमें। तो ए यूनियन बी में कौन सा पोजीशन सेट करेंगे हम? तो हमने इस पोजीशन को यहाँ पे सेट कर दिया है। इस पोजीशन को आप देख सकते हो, ये हमारा ए यूनियन बी पोजीशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन में, इस शेडेड पोजीशन में हमारे पास
ए यूनियन बी ये पोर्शन है, इसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल शेडेड पोर्शन. हॉरिजॉन्टल शेडेड पोर्शन विल बी A union B because here in this portion all the element which also deserve in set A union B are occupied in this set. So अब ये तो हमारा ज्वाइंट सेट था. जब A और B में कुछ एलिमेंट्स ज्वाइंट थे तो उसे हम ज्वाइंट सेट बोलते हैं, और जब A और B में कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं दिख रहा होता है तो उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं. तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेट है दो, तो यहाँ पे A और B में अभी फिलहाल कुछ भी कॉमन नहीं है. जब कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे अभी हमारे पास 1 2 3 है. अगर यहाँ पे 2 और 3 को हम यहाँ से रफ कर दें तो अभी आप देख रहे हो A और B दो ऐसे सेट हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है. तब अगर हम इसका A यूनियन B निकालते हैं तब भी हमारे पास रिजल्ट हमें सेम मिलने वाला है. 1 से 5 तक ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमें A यूनियन B में सारे एलिमेंट्स लेने होते थे कम से कम एक बार. या फिर हम इस दूसरा अप्रोच अगर यहाँ पे फॉलो करते हैं तो हमें करना क्या होता था, ऐसे एलिमेंट जो सेट A में हो या फिर सेट B में हो या फिर दोनों में हो. तो हम देख रहे हैं 1 हमारा सेट A में है, 2 हमारा सेट A में है, 3 हमारा सेट A में है, 4 हमारा B में है, 5 भी हमारा B में है. तो A यूनियन B में हमारे पास 1 2 3 4 5 सारे ही एलिमेंट्स मिलेंगे. तो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 और 5 है. तो A यूनियन B जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये एकदम मास्टर कार्ड की तरह दिखेगा हमें, जो कि इसका A यूनियन B है. तो A यूनियन B में ये पूरा ही पोजीशन सेट किया जाएगा. दिखने का सिस्टम कुछ ऐसा ही हो जाएगा. अभी अगर A सबसेट B के हो रहा है तो कुछ हमारे पास केस इस तरह से बनेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. तो इस केस में आप देख रहे हैं जब A सबसेट B के है, जब A B के सबसेट मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद हैं, तो उस केस में जब हमें A सबसेट B फाइंड आउट करना है तो A सबसेट रिजल्ट उस केस में भी हमें A यूनियन B यही मिलेगा. बट पोर्शन कौन सा होगा, बाय वेन डायग्राम. तो हमें ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 हो सकता है. तो अभी आप देख रहे हो B के अंदर तो हमारे पास 1 से 5 तक के सारे नंबर्स मौजूद हैं, और यहाँ पे A में 1 2 और 3 है, 1 2 और 3 है. तो अभी हमको कौन सा पोर्शन लेना है, 1 से 5 तक पूरा पोर्शन लेना है. तो आप देख रहे हो इस केस में हम ये पूरा ही पोर्शन सेट करने वाले हैं. तो ये पूरा पोर्शन जो भी है हमारा A यूनियन B पोर्शन कहलाएगा. और जब A सबसेट B के होता है तब हम ये कहते हैं कि A यूनियन B जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सेट B के. अगर A किसके सबसेट है, B के. ठीक है. तो ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको, इन सबको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है. प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन. अब हम यूनियन के बाद इंटरसेक्शन भी समझते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है. तो इंटरसेक्शन जैसा कि हमने यूनियन में देखा कि वो एलिमेंट्स हमें शामिल करने होते थे सेट्स के जो या फिर सेट A में हो या फिर सेट B में हो या फिर दोनों A और B दोनों में हो. अब हम इंटरसेक्शन में उन एलिमेंट्स को शामिल करेंगे जो दोनों A और B दोनों में हो. ऐसे एलिमेंट्स जो सेट A में भी कंसिस्ट कर रहे हो और सेट B में भी कंसिस्ट कर रहे हो, तो उन्हें हम इंटरसेक्शन में रखेंगे. तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में जैसे कि हमने ले लिया सेट A में हमने लिया 1 2 और 3, सेट B में हमने लिया 3 4 और 5. तो अभी आप देख रहे हो कि सेट A और B में 3 एक ऐसा एलिमेंट हमें दिख रहा है जो दोनों ही सेट में शामिल है. तो हमें अब जैसे यूनियन को हमने U के आकार में बनाया था,
तो अभी इंटरसेक्शन को हम उल्टा यू लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी जब लिखेंगे तो उसमें हम केवल और केवल 3 को शामिल करेंगे, क्योंकि 3 ही एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है जो सेट ए और बी दोनों में यहाँ पे शामिल है। तो 3 एक ऐसा एलिमेंट है। तो हमारी इसकी डिफिनीशन क्या होगी इंटरसेक्शन की? सच टाइप ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स बोथ ए एंड बी। मतलब ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, तो उन्हें हम ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे। जैसे कि हम इसकी लॉजिकल डिफिनीशन इस तरह लिख सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर x क्या है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। x हमारा ए इंटरसेक्शन बी को अगर बिलोंग कर रहा है, जैसे कि x की वैल्यू यहाँ पे फिलहाल 3 होगी, x अगर ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, दिस एम्प्लाइज वी कैन से x बिलोंग्स टू सेट ए। वहां पे हमने और लिखा था यूनियन में, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो अब हमें लिखना है एंड x बिलोंग्स टू सेट ए एंड x बिलोंग्स टू सेट बी, क्योंकि 3 ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो हम कुछ इस तरह से इस लॉजिकल डिफिनीशन को याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे हमें ध्यान रखना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब अगर हम लिखते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर x जो है ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तब हमारा अप्रोच क्या होने वाला है? वहां पे जब यूनियन में हमने बताया था कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तब वहां पे हमने लिखा था कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एंड यूज किया था हमने। अब यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट होगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए एंड यहाँ पे, तो अब यहाँ पे और आ जाएगा और x डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। तो ये दोनों अप्रोच हमें ध्यान रखने हैं अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। अब हम कंटिन्यू करेंगे वेन डायग्राम की तरफ। तो वेन डायग्राम में पहला पोर्शन हमारा जब 2 सेट हमारे ज्वाइंट्स होंगे, दूसरा हमारा अप्रोच होगा व्हेन बोथ आर द डिसजॉइंट, ए एंड बी बोथ आर द डिसजॉइंट हियर, और यहाँ पे ज्वाइंट है, ये सेट ए है ये सेट बी है। और थर्ड हमारा अप्रोच था ये सेट बी है और ये सेट ए है, जब ए सबसेट होता था बी के। तो ये सेट बी है और ये सेट ए है। तो यहाँ पे हमें कैसे समझना है इंटरसेक्शन क्या होगा? तो इंटरसेक्शन के लिए अब हमें तो यहाँ दिख रहा है कि जो कॉमन पोर्शन है वही हमारा इंटरसेक्शन है। तो कॉमन पोर्शन ही एक्चुअल में हम यहाँ पे रीड करते हैं। तो कॉमन पोर्शन यहाँ पे हमें ये पोर्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये पोर्शन हमारा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है। हॉरिजॉन्टल शेडेड पोर्शन विल बी ए इंटरसेक्शन बी हियर व्हेन A and B both are the joint set. When both are the disjoint set, तो जब disjoint है तो कुछ भी पोर्शन नहीं दिख रहा जो कॉमन है, इन दोनों में हमें कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं दिख रहा जो कॉमन है। तो जब कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो A इंटरसेक्शन भी हमें सेट नहीं करना है और सेट नहीं करना और लास्ट में लिख देना है 5। तो यहाँ पे इस केस में when A and B are disjoint then A intersection B will be 5। और थर्ड केस हमारा है, थर्ड केस में जब A सबसेट हुआ जा रहा है B के, जब A B के सबसेट है, तो आप देख सकते हो A और B में कॉमन पोर्शन हमारा क्या दिख रहा है? कॉमन पोर्शन हमें ये पोर्शन दिख रहा है। ये ऐसा पोर्शन है जो सेट A में भी लाई कर रहा है और सेट B में भी लाई कर रहा है। तो ये पोर्शन हमारा A इंटरसेक्शन बी कहलाएगा यहाँ पे। तो अब उस केस में जब हमने यूनियन बताया था ए सबसेट बी के केस में, तब हमने बताया था कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब ए सबसेट है बी के, तब ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा किसके इक्वल? ए के इक्वल।
तो आई होप आपको इस तरह से ये इंटरसेक्शन समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट को समझने के लिए हमें डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंस मतलब जस्ट लाइक टू सेट्स ए एंड बी, तो a माइनस बी विल बी फाइंड आउट हियर। तो a माइनस बी दो सेट्स का अंतर क्या होगा वो हमें समझना है यहाँ पे। तो जैसे कि हमने एक सेट a लिखा है यहाँ पे इस तरह से, a में हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, और दूसरा सेट हमारा b है, b में हमारे पास ओनली 2 और 3 है, ये दो एलिमेंट है। तो अभी हमें मालूम करना है a माइनस बी क्या होने वाला है यहाँ पे। तो a माइनस बी में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे, सच एलिमेंट्स लाइज इन a माइनस बी, ऐसे एलिमेंट जो सेट a में हो और b में ना हो, तो वो हमारे a माइनस बी में लाई करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं जो सेट a में है और b में नहीं है? तो वो एलिमेंट हमें दिख रहा है कि केवल 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो a में लाई कर रहा है लेकिन b में नहीं है, तो 1 हमारा a माइनस बी में आएगा। तो a माइनस बी को हम कुछ इस तरह से रीड करते हैं, a माइनस बी का मतलब है सेट a के ऐसे एलिमेंट जो b में लाई ना कर रहे हैं, उन्हें हम a माइनस बी में रखते हैं। सेट a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो उन्हें हम a माइनस बी में लिखेंगे। और अगर हमें यहाँ पे इस केस में यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट और अपना ऐड कर लें 2 3 4, ठीक है, तो b माइनस ए भी हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो b माइनस ए में कौन से एलिमेंट कैसे हम डिफाइन करेंगे यहाँ b माइनस ए को? तो b के अब हमें रीड कुछ इस तरह से करना है कि b के ऐसे एलिमेंट जो सेट a में नहीं है। तो b के कौन से एलिमेंट है जो सेट a में नहीं है? तो हम देख रहे हैं 4 ऐसा एलिमेंट है जो a में नहीं है। तो अभी हमें a माइनस बी और b माइनस ए कुछ इस तरह से एलिमेंट्स मिल गए हैं। अब लॉजिकली डिफिनेशन हमें इसकी बनानी है अगर, तो कुछ इस तरह से हमें लिखना है if a element x is an arbitrary element, x अगर a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, x अगर a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, तो उसके साथ कैसी डिस्क्रिप्शन सामने आ रही है हमारे पास। तो 1 पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारी ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से निकल के आएगी। 1 हमारा a माइनस बी में है अगर, तो 1 कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है ये हमें देखना है। तो हम देख रहे हैं 1 जब a माइनस बी सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि 1 a में तो बिलोंग कर रहा है बट सेट b में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 1 x है हमारा या x 1 है हमारा। इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी, दिस implies we can say x belongs to set A। अब माइनस है, यूनियन में और इंटरसेक्शन में एंड, माइनस में भी एंड, और साथ में जो इसके साइड में एलिमेंट लिखा जाएगा उसमें हम डज नॉट का यूज करेंगे। x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अभी आप देख रहे हो 1 बिलोंग कर रहा है सेट A को बट 1 नहीं बिलोंग कर रहा है सेट B को। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है if x belongs to a minus b, this implies x belongs to set A and x does not belongs to b। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसी में अगर हम b माइनस ए को समझते तो हम यहाँ पे लिख रहे होते कि if x belongs to b माइनस a, तो हमें लिखना होता x belongs to set b, x belongs to set b and x does not belongs to set a। तो कुछ हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा b, x belongs to b minus a, this implies x belongs to b
एंड x डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। आप देख रहे हो 4b माइनस ए में तो है, तो 4 कहां पे है कहां पे नहीं है? 4b में है, 4b में है, 4a में नहीं है। तो अब इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये a माइनस बी और b माइनस ए हो गया। ये है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसके बाद हम आते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको समझते हैं और वेन डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं इसको। तो वेन डायग्राम में जैसे कि हमने ये सेट एक ए लिख दिया, ये सेट ए है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये पूरा जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, और ये सेट ए है। अभी हमें यहाँ पे ए माइनस बी, सॉरी ए अभी इसमें नहीं निकल पाएगा अगर हम बी को ऐड नहीं करेंगे। अभी हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाना है इसको। ये पोर्शन ए है, ये पोर्शन बी है। अभी हम इसका वेन डायग्राम से ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए माइनस बी पोर्शन कौन सा होगा? यहाँ पे हमने बताया ए माइनस बी एक्चुअल में होता क्या है, ए का ऐसा एलिमेंट, सेट ए का ऐसा एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है, उन्हें हम ए माइनस बी में रखते हैं। तो सेट ए के ऐसे एलिमेंट जो बी माइनस बी में नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि ये पोर्शन ऐसा दिख रहा है हमें, ये पोर्शन सेट ए का यही पोर्शन ऐसा है जो बी में नहीं है। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को हम बोलेंगे ए माइनस बी। क्या है ये? ए माइनस बी। और अगर हमें बी माइनस ए यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो हम वर्टिकली लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये वर्टिकली लाइन इंडिकेट कर रही है कि बी का ये ऐसा पोर्शन है जो ये ए में नहीं है। तो इसे हम इस पोर्शन को बोल सकते हैं बी माइनस ए। तो ये इस तरह से डिजाइन हो गया हमारा ए माइनस बी और बी माइनस ए बाय वेन डायग्राम। तो ये है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए हमें जैसे सेट ए है हमारा, जैसे पहले हम यू एक सेट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से यूनिवर्सल सेट यू है हमारे पास। और एक दूसरा एक सेट हमारे पास सेट ए है 1 2 और 3। अब हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए। एक कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसे लिखना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इसे भी हम रीड करेंगे और डैश ऊपर लगा देंगे तो इसे भी हम कॉम्प्लीमेंट ही रीड करेंगे। दोनों ये कॉम्प्लीमेंट है, बट एक्चुअल डिफिनीशन क्या है कॉम्प्लीमेंट की? लॉजिकली हम डिफिनीशन कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा एक्चुअल में है u माइनस ए। u माइनस ए, u माइनस ए, u का और a का डिफरेंस। तो u माइनस ए, जैसे अभी हमने a माइनस बी आपको बताया, b माइनस ए बताया, उसी तरह से u माइनस ए, a माइनस बी में हमने आपको बताया था a के ऐसे एलिमेंट जो सेट b में नहीं है। तो u माइनस ए का मतलब u के ऐसे एलिमेंट जो सेट a में नहीं है, तो उसे हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो u के ऐसे एलिमेंट जो सेट a में नहीं है, तो कौन से एलिमेंट नहीं है यहाँ पे? तो अभी हम देख रहे हैं 4, 5 दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें नहीं है। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम ड्रा करते हैं तो वेन डायग्राम के थ्रू ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे ये सेट A है। इसमें हमारे पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं और बाहर हमारे पास 4 होगा यहाँ पे और यहाँ पे 5 होगा। तो इसमें हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए बाय वेन डायग्राम। कैसे हम यहाँ पे शो करेंगे? तो हम जान रहे हैं कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग ये है कि u माइनस ए, u में से u में से a को माइनस कर देना है।
मतलब इस पूरे रेक्टेंगल से अगर हम इस सर्कुलर पोर्शन के एरिया को माइनस कर देंगे तो जो पोर्शन हमारा लेफ्ट होगा वो पोर्शन हमारा एक कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये पोर्शन हमें ऐसा दिख रहा है, ये पोर्शन जहां पे मैं शेड कर रहा हूं तो ये पोर्शन ऐसा दिख रहा है जो कि ए में शामिल नहीं हो रहा है और ये यू का पोर्शन है। तो यू में से हमने जब इस पोर्शन को, इस एरिया को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन लेफ्ट हुआ। तो ये शेडेड पोर्शन जो है हमारा कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम लॉजिकली डिफिनीशन इसकी देख लेते हैं कि अगर x बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को तो इसकी मीनिंग क्या है? अभी आप देख रहे हो कि 4 और 5 x को जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे फिलहाल 4 और 5 ही है। तो 4 और 5 के हिसाब से हमें देखना है कि क्या क्या ऊपर ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है हमारे पास। तो अगर 4 ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन ये है कि 4 यू को बिलोंग कर रहा है और 4 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। 5 यू को बिलोंग कर रहा है, 5 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम इसी तरह से इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अगर x ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि x बिलोंग करेगा u को एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि x अगर बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट को, दिस इंप्लाइज x कांट बिलोंग्स टू सेट ए। x कोई ऐसा एलिमेंट जो a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो वो कभी भी बिलोंग नहीं करेगा सेट a को। या फिर इसका उल्टा भी हम समझ सकते हैं, इसका कन्वर्स समझ सकते हैं कि x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो वो कभी बिलोंग नहीं करेगा ए कॉम्प्लीमेंट को। तो इस तरह से ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हो गया। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि हम कह दें ए और ए कॉम्प्लीमेंट का आप यूनियन बताइए क्या होगा। तो आप देख करके बताइए क्या होगा, गेस करिए कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा। ए हमारा ये है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये है, तो इसका और इसका हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो कि यूनियन अभी मैं बता चुका हूं, ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जब हम निकालेंगे तो हमारा 1 2 3 तो होगा ही होगा, 4 और 5 भी होगा। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन मिल जाएगा। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 जो है सेट किस चीज का है? यूनिवर्सल सेट है। तो हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी सामने आई कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू विच आर इक्वल 1 2 3 4 5। यहां से भी आप चेक कर सकते हो इस चीज को। अब इसमें हम अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, अगर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो आप देख रहे हो कि ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में, जो ए कॉम्प्लीमेंट में 4 और 5 है, ए में हमारे पास 1 2 3 है। तो ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास कॉमन दिख रहे हैं? तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी सेट होगा। और जब एम्प्टी सेट होता है तो उसमें हम क्या लिख देते हैं? 5। आई होप डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड। ओके स्टूडेंट, नाउ डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ भी सेट जो चैप्टर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज हम प्रोबेबिलिटी में भी आगे करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ का। तो डिमॉर्गन्स लॉ में अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन
पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहला है हमारे पास, पहला लॉ है। सेकेंड लॉ हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो लॉ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हैं। इनकी प्रूविंग हमारे एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। तो हमें इन्हें प्रूव कैसे करना है, तो एक मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, ये फर्स्ट पार्ट। और ये हमारा ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आप इसे देखिए। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें यहाँ पे लिखना है लेट अस कंसीडर दैट एक्स बी एंड आर्बिट्रेरी एलिमेंट। हमने सपोज कर लिया है कि x एक ऐसा कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो हमारा किसी भी सेट के लिए एक जस्टिफाई, जैसे हम वहां पे nth टर्म की बात करते थे, जनरल टर्म की बात करते थे, वैसे इस सेट में हमारा ये जो x होगा एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सारे एलिमेंट्स को जस्टिफाई करने वाला है। तो वो हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो अभी x ऐसा एलिमेंट है जो आर्बिट्रेरी है और बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। इफ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो अभी हमको इधर से स्टार्ट करना है LHS लेते हुए। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन आपको बताई थी कि अगर x ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा होता है, दिस इंप्लाइज x कांट बिलोंग्स टू सेट A। अभी प्रीवियस क्लिप में मैंने आपको ये शेयर किया था। तो अभी x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को। जैसे ही यहां से कॉम्प्लीमेंट हमें हटाना है, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट हटेगा यहां से, तो हम लिख देंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। ये भी मैंने बताया था आपको, x बिलोंग करेगा A कॉम्प्लीमेंट को, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। तो वैसे उसी को फॉलो कर रहे हैं। अभी हमारे लॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने बताया था वो जो लॉजिकल डिफिनीशन थी बहुत ही यूजफुल थी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। अभी जब यूनियन का कॉन्सेप्ट बताया है आपको, तब वहां पे बताया कि x डज नॉट अगर बिलोंग्स टू A यूनियन B है, तो उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू A। अब यूनियन के प्लेस पर और आएगा कि एंड आएगा, एंड आएगा। क्या आएगा, एंड, बिकॉज डज नॉट लगा हुआ। अगर बिलोंग्स टू होता तब यहाँ पे हम और लिखते, बट यहाँ पे डज नॉट है इसलिए हम एंड का यूज करेंगे। तो अभी एंड और x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B, ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि x A को बिलोंग नहीं कर रहा है। अभी वही कॉम्प्लीमेंट वाली कंडीशन फॉलो करेंगे। तो x A को बिलोंग कर नहीं रहा है, तो अभी हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग किसको करेगा, A कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। लिख सकते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन से, बिल्कुल। तो एंड यहाँ पे x बिलोंग नहीं कर रहा है B को, इसको भी हम सेम पैटर्न से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू सेट B कॉम्प्लीमेंट। तो अभी इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंड लिखा हुआ है, एंड की जगह हमने बताया था इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो अभी हम इसको कंबाइन करके कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं, x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट और एंड के प्लेस पर इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से जब अभी स्टार्टिंग में हमने सपोज किया था x बिलोंग कर रहा था A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को, अभी हमने प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए यूनियन बी, बिकॉज सबसेट का मतलब होता था कि ये इक्वल भी हो सकता है। सबसेट पे आप जाइए, सबसेट पे जब मैंने आपको बताया था तो सबसेट में बताया था कि इक्वल भी हो सकते हैं वो दो सेट, और ओनली वो सबसेट के बाद मैंने आपको प्रॉपर सबसेट में बताया था कि ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर ये सबसेट हो सकते हैं क्योंकि x इसमें बिलोंग कर रहा है, x यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये इसके सबसेट होगा। और अगर ये इसके सबसेट है, ये हमारी लॉजिकल डेफिनेशन है, लॉजिकली वी विल प्रूव हियर इन दिस क्वेश्चन डिमॉर्गन्स लॉ। तो अभी हम a यूनियन b इक्वल टू लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आई होप यू विल सॉल्व। ओके, तो ये देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। सिमेट्रिक डिफरेंस जैसा कि आप डिफरेंस समझ चुके हैं कि ए और बी का डिफरेंस हमने अभी फाइंड आउट किया था, बी और ए का भी डिफरेंस फाइंड आउट किया, बट ये हम यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस पाने वाले। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का जनरली साइन कुछ इस तरह से होता है, ये साइन होता है, या फिर हम डेल्टा से भी सिमेट्रिक डिफरेंस को, ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस को ए डेल्टा बी बोल सकते हैं, और ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस को ए, और यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ यहाँ पे बी लिख सकते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस एक्चुअल में है क्या है, तो ये एक्चुअल में डिफरेंस ही, बट ये किस चीज का डिफरेंस है तो वो हमें देखना है यहाँ पे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में ए माइनस बी, अगर कोई दो सेट हैं ए और बी, तो पहले हम a माइनस बी निकालेंगे और फिर b माइनस ए फाइंड आउट करेंगे, और उन दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं, दो सेट a और b, पहले हमें a माइनस बी फाइंड आउट करना है और फिर b माइनस ए फाइंड आउट करना है, और फिर उन दोनों का यूनियन लेना है। अगर हमने ऐसा किया तो वो इक्वल हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के। तो जैसे कि हम इसको देख रहे हैं, अगर हम इसको वेन डायग्राम से इसको देखें तो ज्यादा क्लियर होता है हमें। ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट हमारा बी है। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी पहले हमारा इंटेंशन है ए माइनस बी फाइंड आउट करना। तो ए माइनस बी क्या होगा यहाँ पे, ए माइनस बी का मतलब है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ये पोर्शन हमारे पास ए माइनस बी होगा। दिस पोर्शन इज ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये पोर्शन ए माइनस बी है। बी माइनस ए कौन सा पोर्शन है, तो ये पोर्शन हमें बी माइनस ए दिख रहा है, ये बी माइनस ए हो गया, ये पोर्शन है बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए। अभी इन दोनों a माइनस बी का और b माइनस ए का हमें यूनियन लेना है। तो अगर हम यूनियन लेना चाहते हैं, और तो हम ये देखना है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन जो कि शेडेड पोर्शन है, इन्हीं दोनों पोर्शन को हम, मतलब इन्हीं दोनों पोर्शन के एरियाज को सिमेट्रिक डिफरेंस बोल सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट हमारे डिजर्व करेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस जनरली हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो बस लॉजिकली डिफिनीशन सेम रहेगी हमारी। लॉजिकल डिफिनीशन जो हमारी डिफरेंस में थी कि if x belongs to a symmetric difference b, this implies x belongs to a and x does not belongs to b। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस जो हमारी वहां डिफरेंस में थी, सेम डिफिनीशन यहाँ पे भी होगी। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।
और अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इसी से रिलेटेड, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ प्रूव दैट, ये हमें लॉजिकल मेथड से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट, प्रूव दैट ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लिखता हूं मैं आपके लिए, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें आपको जो मैंने लॉजिकल मेथड कॉम्प्लीमेंट्स में बताए थे उन्हीं का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी लैंग्वेज लिखेंगे, लेट अस कंसीडर दैट एक्स पी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन एग्जाम। बट यहाँ पे समझने के लिए, अगर हमने x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट किया है, डिसाइड किया है, कंसीडर किया है, तो हमें लिखना है x बिलोंग्स टू, यही एलएचएस पोर्शन, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, x ए कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है फिलहाल। अगर दिस इंप्लाइज लगेगा और एक कॉम्प्लीमेंट हम यहां से रिमूव कर देंगे, तो अभी कंडीशन क्या बनने वाली है कि x डज नॉट बिलोंग टू, जैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट हटा तो इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हम लिख सकते हैं। आर यू एग्री? कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन को फॉलो करते हुए अभी हमने लिखा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, x ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये किसे बिलोंग करेगा? x ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मींस x बिलोंग्स टू a. x does not belongs to a complement, it means x belongs to a. तो अभी हमने कंसीडर किया था x belongs to a complement whole complement, आप देख रहे हो x a complement whole complement को भी बिलोंग कर रहा है और x यहाँ पे a को भी बिलोंग कर रहा है। So we can say a complement whole complement will be subset to a, or we can say a complement whole complement equal to set। तो ये यहां से हमारा तो हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसी मेथड से हमें सॉल्व करना है, लॉजिकली मेथड से। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ये प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक मैं यूज कर रहा हूं कुछ क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। आगे भी कुछ ऐसे वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए। a माइनस बी इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, वही लॉजिक यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। if x belongs to a minus b, अगर x बिलोंग कर रहा है a माइनस b को, तो हम लिख क्या सकते हैं? x does not belongs to, सॉरी x बिलोंग कर रहा है a माइनस b को, तो हम does not भी belongs to यूज कर सकते थे, लेकिन अभी पहले हम माइनस को ओपन करते हुए चलते हैं आगे, ठीक है। माइनस ए माइनस बी की डिफिनेशन को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट का भी यूज नहीं करते, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब हमें दिखेगा उस समय हम डिसाइड करेंगे कि पहले हमें कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करना है। बट हमें यहाँ पहले माइनस दिख रहा है, अभी तो कॉम्प्लीमेंट दिख भी नहीं रहा है, तो पहले हमें माइनस के हिसाब से चलना है। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये हमारी डिफरेंस सेट की डिफिनेशन थी, x belongs to A and x does not belongs to B। अब हमें RHS में कॉम्प्लीमेंट चाहिए, RHS में कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसलिए अब हमें कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक यूज करना होगा यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक कहता क्या है कि x अगर A को बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग नहीं करेगा, x नेवर बिलोंग्स टू सेट A कॉम्प्लीमेंट, सेट A कॉम्प्लीमेंट। x अगर बिलोंग कर रहा है a को, तो x कभी बिलोंग नहीं करेगा a कॉम्प्लीमेंट को। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x अगर b को बिलोंग कर रहा है,
x अगर b को बिलोंग कर रहा है तो सॉरी x b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा b को। इस तरह से हम लिख सकते हैं। आर यू एग्री? तो अभी हम इसको कन्वर्ट करके यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे पहले हमारी डिमांड है b कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, तो हम पहले इसको यूज करेंगे x बिलोंग्स टू b एंड यहाँ पे इसे लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। तो अभी ये क्या चेंज हो गया? अभी हमने आपको बताया था जब यहाँ पे x सॉरी ये यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, b कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, तो इसे हम चेंज नहीं करें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। x does not belongs to x belongs to a, I will check here, x belongs to a and x does not belongs to b, तो यहाँ पे x does not belongs to b, तो यहाँ पे सॉरी b, तो यहाँ पे क्या आएगा? b कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आई होप आप समझ रहे होंगे। x यहाँ पे b को बिलोंग कर नहीं कर रहा है, तो x किसे बिलोंग करेगा? b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अभी आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पे एंड है और डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट है, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? एंड और डज नॉट के केस पे x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, एंड के प्लेस पर हम माइनस भी लगाते थे और इंटरसेक्शन भी लगाते थे, लेकिन अब हमें एंड और डज नॉट दोनों साथ साथ दिख रहे हैं। तो जब एंड और डज नॉट बिलोंग्स टू साथ में होते हैं तब हम ऑलवेज माइनस साइन यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, इफ x बिलोंग्स टू a माइनस b, दिस इंप्लाइज पहले हमें माइनस साइन ब्रेक करना है, x बिलोंग्स टू a और माइनस के लिए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब नेक्स्ट स्टेप पे x बिलोंग्स टू a है, तो हम कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट होगा, और यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट होगा। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट है, वो पहले हमने इसको लिख दिया इधर x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, और इनको आपस में रिप्लेस किया हमने यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। एंड और डज नॉट पे हम हमेशा माइनस साइन यूज करते हैं, तो x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। सो वी कैन से a माइनस b, x a माइनस b को भी बिलोंग कर रहा था, x b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग कर रहा है, so we can say a minus b subset to b complement minus a complement, or we can say a minus b equal to b complement minus a complement। I hope कुछ बेसिक फार्मूले हैं हमारे सेट्स रिलेटेड चैप्टर के लिए, तो जिनका यूज आप करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट आपको इसके अलावा एक और अप्रोच यूज कर सकते हैं वेन डायग्राम मेथड की, जिसको मोस्टली हम यूज करते हैं। और जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा सेट्स रिलेटेड जो लैंग्वेज टाइप की प्रॉब्लम है, उनमें हम मोस्टली अप्रोच जो हमारा होगा वो वेन डायग्राम अप्रोच होगा। और ये जो बेसिक फार्मूले लिखे हैं इनका भी यूज बुक्स में और भी कई जगह किया गया है, बट हमारा जो अप्रोच होगा वो थोड़ा शॉर्टकट वेन डायग्राम मेथड से होगा। तो इसे भी आप नोट कर सकते हो। ये मोस्टली फार्मूले जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेंगे, क्लास 12th में भी और 11th में भी कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिलेंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। थैंक यू।